बात है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने 1990 नंबर तक क्वेश्चन तक कर चुके हैं और ये हमारा दोस्तों केमिस्ट्री का क्या होने वाला है, लास्ट क्लास होने वाला है। केमिस्ट्री का क्या होगा, ये लास्ट क्लास होगा। उसके बाद हम दोस्तों बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे और सारे को दोस्तों डिटेल से हम लोग देखेंगे और शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, जिससे दोस्तों कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी क्या होगा हमारा बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन करते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। देखिए दोस्तों, हमने जब केमिस्ट्री शुरू किया था तो सबसे पहले हमने बताया था दोस्तों कि जो केमिस्ट्री के जनक है वो कौन है, एंटोनी वॉन लेवोसियर है। कौन है, एंटोनी लेवोसियर है। एंटोनी वॉन लेवोसियर है। कौन है, एंटोनी वॉन लेवोसियर है। तो यहाँ पे दोस्तों जो जनक या फादर जिसको कहते हैं, तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल और जैफर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है। तो देखिए दोस्तों, ये सब दोस्तों इसमें सिर्फ हमें याद करने वाली चीजें दोस्तों, इसमें कोई कंसेप्ट हमें लगाना ही नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टेरी। जिसने क्या किया था, मतलब समुद्र में फैले हुए तेल को हटाने का क्या करता है, काम करता है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। क्या है, रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या हो दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। CSE की बात करें दोस्तों, तो सिविल सर्विसेज एग्जाम भी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी हो सकता है। और इसरो की बात करें दोस्तों, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। आईआईटी की बात कर आईआईटी की बात करें दोस्तों, आईआईटी की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। HCFCS का विस्तार है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। क्या पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, हमने दोस्तों ये HCFC जो गैस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है दोस्तों, ये हमारा एसी से निकलता है, फ्रिज से निकलता है। ये एसी फ्रिज, ये दोस्तों एसी फ्रिज से ये गैसें निकलता है। ये इन्हीं गैसों को दोस्तों हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस कहा जाता है और इन्हीं गैसों की वजह से ओजोन लेयर में छेद होने की संभावना होता जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो HCFCS का विस्तार या फुल फॉर्म के रूप में लिखा गया है। सही मिलान करें। अरे तो दोस्तों यहाँ पे सही मिलान के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा किसने क्या खोज किया है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जिसके बारे में जानते हैं उसके बारे में देखेंगे, और ये तो हर कोई जानता होगा दोस्तों कि डायनामाइट का खोज किसने किया है, तो वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। ये दोस्तों हर कोई जानता है, किसने किया है, अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। और दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार मिलता है, ये हर कोई जानता है। अब यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें, तो हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को के लिए क्या बताया था कि ईंट पर नाचे। ईंट पर नाचे एक ट्रिक था। ई से क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉन था। ई से इलेक्ट्रॉन था और ट से क्या हो गया, ट से थॉमसन था। क्या था, थॉमसन। यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, थॉमसन ने, यानी कि जे थॉमसन ने। तो इलेक्ट्रॉन का खोज यानी कि आर का क्या हो जाएगा, पहला नंबर का हो जाएगा। और प से क्या हो गया, प्रोटॉन। प से क्या हो गया दोस्तों, प्रोटॉन। और र से क्या हो गया, रदरफोर्ड। क्या हो गया, रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन का खोज यहाँ पे रदरफोर्ड यहाँ पे आ जाएगा। रदरफोर्ड किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। अब हम दोस्तों एकमात्र बच गया हमारा क्या चीज, डायनेमो। तो डायनेमो का खोज करने वाला कौन था, माइकल फ्राइडे थे। कौन थे, माइकल फ्राइडे थे। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पी का हमारा क्या गया, पी का थर्ड। तो पी का थर्ड हमारा पहला नहीं होगा, और ये यानी कि ए और डी कैंसिल हो जाएगा।
पी का थर्ड हमारा इन दोनों में से है, फिर क्यू का दो, क्यू का दो इसमें भी है, फिर आर का चार, आर का चार, आर का चार, तो आर का चार नहीं है दोस्तों, यानी कि आर का हमारा क्या है, एक है, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा कट गया। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम हजारवें भाग की शुद्धता खारापन क्या है? देखिए दोस्तों, अगर स्टर्लिंग सिल्वर की बात करें तो स्टर्लिंग सिल्वर क्या होता है? स्टर्लिंग सिल्वर दोस्तों ये हमारा एक प्रकार का क्या है, एलॉय है। क्या है? स्टर्लिंग सिल्वर की बात करें तो एक प्रकार का एलॉय है, यानी कि ये क्या है, मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु में दोस्तों इसमें क्या होता है, जो चांदी या सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जो होता है क्या होता है, 92.5% के आसपास होता है। और अन्य धातु दोस्तों, यानी कि जो सिल्वर होता है वो क्या होता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्या होता है, लचीला होता है। तो इसकी हार्डनेस या कठोरता को बढ़ाने के लिए कॉपर वगैरह, कॉपर वगैरह या तो अन्य धातु को मिलाया जाता है, और अन्य धातु जो बच जाएगा वो हमारा क्या होगा, रेस्ट में बचेगा। ये 92% हो गया, 92 से जो बचा होगा वो अन्य धातु हमारा, आने के 7.5% के आसपास जो चीजें होगा रेस्ट, वो सारी चीजें मिलाया जाएगा। तो इसमें यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया, यानी कि अगर 1000 केजी का चांदी का स्टर्लिंग सिल्वर बनाया जाए, 1000 केजी का, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, 925, 925 क्या रहेगा, हम सिल्वर रहेगा, क्या रहेगा, सिल्वर रहेगा, और और अन्य जो रहेगा क्या रहेगा, 75 रहेगा। तो 925, यानी कि बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लीज या म्यूसिलेज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, अगर म्यूसिलेज की बात करें, म्यूसिलीज की बात करें दोस्तों, तो ये हर एक प्रकार के पेड़ या पौधे या प्लांट में या ट्री में क्या होता है, पाया जाता है। हर एक पेड़ में क्या होता है, पाया जाता है। लेकिन ये क्या होता है दोस्तों, एक गाढ़ा होता है। क्या होता है? ये जो म्यूसिली जो पाया जाता है प्लांट या पौधे में, ये क्या होता है दोस्तों, इसका डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जब हम इसकी लिक्विड फॉर्म के डेंसिटी को कम कर देते हैं, डेंसिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो डेंसिटी को कम कर देने के बाद ये हमारा क्या करता है, गोंद बन जाता है। क्या बन जाता है, गोंद, और इसे हम गोंद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पानी देखिए, कम डेंसिटी कम कैसे होगा, उसमें पानी मिला देंगे, तो पानी मिलाने के बाद डेंसिटी हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। गैस की लो का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? तो देखिए, गैस की लौ की बात करें या किसी मोमबत्ती की बात करें, तो सबसे सर्वाधिक गर्म क्या होता है, सर्वाधिक गर्म हमारा क्या होता है? जैसे कि अगर देखा जाए दोस्तों, एक हमने क्या किया, यहाँ पे मोमबत्ती ले लिया, क्या ले लिया, मोमबत्ती ले लिया। और मोमबत्ती लेने के बाद दोस्तों, जो मोमबत्ती का सबसे बाहरी आवरण होता है, मोमबत्ती का जो सबसे बाहरी किनारा होता है, मोमबत्ती का जो सबसे बाहरी किनारा होता है दोस्तों, ये क्या होता है, नीला कलर होता है। क्या होता है, नीला कलर होता है। और नीला होने के साथ साथ क्या होता है, ये सबसे गर्म भी होता है। क्या होता है, सबसे गर्म होता है। सबसे गर्म क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि जो फ्यूल होता है वो पूर्ण रूप से जल जाता है। जो फ्यूल या तो ईंधन जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण रूप से जल जाता है। और जो पूर्ण रूप से जलेगा वो क्या होगा, हीट भी ज्यादा देगा, और उसका कलर क्या होता है, नीला कलर का होता है, जो सबसे अधिक जलेगा। उसके बाद दोस्तों, जो ईंधन, इसी में जो ईंधन होता है वो आंशिक रूप से जलता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, नहीं जलता है। जैसे कि यहाँ पे मध्य भाग बात करें, ये बाहरी भाग था हमारा क्या था, नीला कलर था। जैसे इधर मध्य भाग की बात करें, मध्य भाग, मध्य भाग, तो मध्य भाग का इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो फ्यूल होता है वो पूर्ण रूप से नहीं जलता है, यानी फ्यूल थोड़ा बहुत जलता है और थोड़ा बहुत ये नहीं जलता है। तो इसमें क्या होता है, इसका कलर क्या पड़ जाता है, पीला। इसका कलर क्या पड़ जाता है, पीला, क्योंकि इसमें फ्यूल जो होता है वो पूर्ण तरीके से नहीं जलता है, और जो बच जाता है वो बाहर जाके जलता है, तब तो वो हमारा क्या होता है, नीला कलर का होता है। फिर अगर यहाँ पे दोस्तों सबसे कम की बात करें, अगर सबसे कम की बात करें तो ये अंदर वाला क्या होता है भाग, ये अंदर वाला भाग क्या होता है, काला। ये अंदर वाला भाग क्या होता है, काला होता है। काला क्यों होता है दोस्तों,
क्योंकि इसमें फ्यूल जो होता है, फ्यूल जो होता है, ये फ्यूल जो होता है इसमें नहीं जलता है, यानी कि जो मोमबत्ती का आंतरिक भाग होता है ना, मोमबत्ती का आंतरिक भाग वो नहीं जलता है, नहीं जलता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, काला होता है। क्या होता है, काला होता है। तो सबसे ज्यादा हीट हमारा कौन देगा दोस्तों, जो बाहरी कलर का होगा, बाहरी में बाहर में जो जलेगा, यानी कि बाहर में जाके अंतिम में जो जलेगा वो हमारा क्या होगा, नीला कलर का होगा। और जो मध्य भाग का होगा वो पीला होगा। ये क्या करेगा, ये हीट देगा लेकिन कम हीट देगा। ये क्या करेगा, कम गर्म होगा। ये सबसे अधिक गर्म की बात करें तो नीला कलर का होगा। तो गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है, तो नीला कलर का जो होता है दोस्तों, जो बाहरी में जलता है, सबसे बाहरी आवरण होता है फ्लेम का, वो हमारा जलता है। तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आलू के चिप्स को तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को किस गैस से भरा जाता है दोस्तों, तो ये हर कोई भली भांति जानते हैं दोस्तों हम लोग कि नाइट्रोजन को डाला जाता है। किस गैस को डाला जाता है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है, जिससे दोस्तों उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ना हो, यानी कि उसमें ऑक्सीकरण ना हो और उसमें हवा ना लगे। हवा के संपर्क में आने से दोस्तों वो क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन हो जाता है और खराब हो जाता है। तो हवा के संपर्क से बचाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, नाइट्रोजन डाला जाता है। जब अग्निशामक की नोक को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए डैश अम्ल डैश में मिल जाता है। देखिए दोस्तों, अगर अग्निशामक किसे कहते हैं दोस्तों, जो अग्निशामक हमारा होता है, आग बुझाने के लिए काम किया जाता है। आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए या तो जिसे हम फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें दोस्तों, तो जो फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो उसमें हमारा क्या होता है, तो देखिए दोस्तों उसमें हम क्या करते हैं, उसमें देखिए हमारा, जब दोस्तों अग्निशामक नोब को दबाया जाता है, तो नोब को दबाते ही हमारा क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए दोस्तों उसमें हमारा होता है पहले से H2SO4, क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और साथ ही साथ उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम क्या जानते हैं दोस्तों, ये बेकिंग सोडा हमारा होता है खाने वाला, क्या होता है, बेकिंग सोडा खाने वाला। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में, यानी कि आग बुझाने के और अंत में अग्निशामक में। तो यहाँ जब इन दोनों को मिलेगा दोस्तों, तो ये हमारा क्या बनता है, बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे आग बुझाने का काम आता है दोस्तों, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब स्प्रे किया जाता है तो ऑक्सीजन का संपर्क आग से टूटना शुरू हो जाता है। तो और आग से एक संपर्क क्या होता है, टूटना शुरू हो जाता है ऑक्सीजन का, तब जाके हमारा आग क्या होता है, बुझ जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और बाद में यहाँ पे क्या आएगा, सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि जो खाने वाला सोडा है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रेत पानी फिल्टर के संदर्भ से सही नहीं है। देखिए दोस्तों, जैव रेत अगर फिल्टर की बात करें तो फिल्टर का हमारा मेन काम क्या होता है, फिल्टर की मेन काम की बात करें दोस्तों, तो फिल्टर का हमारा मेन काम क्या होता है, वो जो गंदगी होता है उसे साफ करना होता है। क्या होता है, गंदगी और जो कीटाणु होता है वो क्या करता है, साफ करने का काम करता है। क्या करता है, साफ करने का काम करता है। लेकिन दोस्तों अगर पानी की बात करें तो जिस पानी में हमारा मिनरल्स नहीं होगा, मिनरल्स नहीं है, और जिसमें खनिज लवण, यानी कि जो खनिज लवण जिस पानी में नहीं है, तो क्या फिल्टर हमारा खनिज लवण को ला सकता है क्या उसमें, बिल्कुल नहीं ला सकता है, क्योंकि पानी में खनिज लवण तो ऑटोमेटिक पहले से होता है। तो खनिज लवण अगर है तो वो तो खनिज लवण आएगा, अगर खनिज लवण नहीं है तो नहीं आएगा, क्योंकि फिल्टर का काम है गंदगी और कीटाणु साफ करने का, मिनरल्स और खनिज लवण लाने का नहीं। मिनरल्स और खनिज लवण लाने का या निर्माण करने का काम नहीं होता है फिल्टर का। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो फिल्टर का जो संदर्भ नहीं है, तो यह रोग जनकों को निष्क्रिय करता है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो कीटाणु हमारा होता है, फिल्टर का काम है कि उन कीटाणुओं को मार देना और पानी को साफ कर देना। ये फिल्टर का हमारा क्या होता है, काम होता है। और साधन के बड़े कणों को हटाना,
बिल्कुल सही। तो अवसादन यानी कि जो कंकड़ वगैरह होता है इसको भी क्या करता है, हटा देता है। अवसादन में क्या होता है, चट्टान वगैरह, चट्टान कहते हैं कंकड़ चट्टान। निस्पंदन छोटे कणों को हटाता है, ये दोस्तों छोटे कणों को भी हटा देता है हमारा। तो ये तीनों कथन हमारा क्या है, सही है। लेकिन दोस्तों उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित होता है, तो ये दोस्तों कहना गलत होगा। क्योंकि दोस्तों पानी की गुणवत्ता पहले से खराब है, तो वो हमारा पानी की गुणवत्ता नहीं ला सकता है। क्योंकि पानी फिल्टर का काम क्या है कि जो गंदगी है उस गंदगी को साफ करना या हटाना है, ना कि गुणवत्ता लाना, ना कि गुणवत्ता लाना। तो यहाँ पर डी नंबर का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि फिल्टर से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित के संसाधन हेतु मुख्य सॉरी निम्नलिखित के संसाधन हेतु मुख्यतः यूएसटी प्रक्रमण का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों अगर यूएचटी की बात करें दोस्तों, तो यूएचटी का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, अल्ट्रा, क्या होता है, अल्ट्रा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, क्या होता है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। देखिए दोस्तों अल्ट्रा हाई टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, जैसा कि दोस्तों हमने जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि जो दूध हमारा होता है उसको पाइसीकरण के लिए, दूध का पाइसीकरण के लिए या तो संरक्षित रखने के लिए, दूध का पाइसीकरण या तो संरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है, उसको 135 डिग्री सेल्सियस के लिए पहले गर्म किया जाता है। 135 डिग्री सेल्सियस में 3 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। जिससे क्या होता है, जो दूध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वो मर जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या होता है, मर जाता है, और दूध को क्या करता है, फटने से बचाता है। दूध को क्या करता है, फटने से बचाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो यूएसटी प्रक्रमण का इस्तेमाल किया जाता है, दूध को संरक्षित करने के लिए किया इस्तेमाल किया जाता है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो बिजली के एक सेल में दोस्तों ये हर कोई जानता है कि 2 टर्मिनल होते हैं। कितने दोस्तों, 2 टर्मिनल होते हैं। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों स्टेबलाइजर का काम क्या है, स्टेबलाइजर की बात करें दोस्तों तो स्टेबलाइजर का हमारा काम क्या होता है। अगर दोस्तों स्टेबलाइजर जैसा कि हम जानते हैं, स्टेबलाइजर हमारा वोल्टेज अगर कम होता है तो वो वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाने या घटाने का काम करता है स्टेबलाइजर। उसी प्रकार दोस्तों जो हमारा आइसक्रीम की क्या करता है, गुणवत्ता को बढ़ाने या घटाने के लिए, आइसक्रीम की गुणवत्ता को बढ़ाने या घटाने के लिए, बढ़ाने या घटाने के लिए, बढ़ाने या तो घटाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, जिलेटिन को मिलाया जाता है। क्या किया जाता है, जिलेटिन को मिलाया जाता है। जिलेटिन की बात करें दोस्तों, जिलेटिन की अगर बात करें तो जिलेटिन क्या होता है, ये कलरलेस होता है। इसमें किसी प्रकार का क्या होता है, नहीं, ना तो कलर होता है ना तो स्मेल होता है। ये ना तो ये कलरलेस है और स्मेललेस है। ये क्या है, स्मेललेस भी है और कलरलेस भी है। जिससे हमारा दोस्तों क्या किया जाता है, आइसक्रीम बनाया जाता है। और इसी में इसी जिलेटिन में क्या किया जाता है, सिर्फ कलर मिला दिया जाता है और थोड़ा सा स्मेल डाल दिया जाता है, और साथ ही साथ थोड़ा सा चीनी या तो सुक्रोज का क्या किया जाता है, मिठास डाला जाता है। तब जाके हमारा क्या होता है, आइसक्रीम बनता है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में निम्नलिखित में क्या समानता है, समानता, समानता का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, ये सेम प्रकृति का होगा। कुछ ना कुछ क्या होगा, सेम प्रकृति का होगा। जैसे कि देखिए, जैसा कि हम दोस्तों देखिए, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों हम दो चीज देख सकते हैं यहाँ पे। पहली बात कार्बन की बात करें, कार्बन की बात करें तो ये हमारा क्या है, अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है। और दोस्तों ये तीनों की बात करें, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, तो ये तीनों हमें क्या दिख रहा है, ये सेमीकंडक्टर या तो मेटलॉइड की दिख रहा है, या तो उपधातु जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये इसमें से अगर ऑप्शन को देखें, ये सभी गैसें हैं, बिल्कुल नहीं। ये सभी धातु है, बिल्कुल नहीं। कोई समानता नहीं, समानता तो है दोस्तों। समानता क्या है,
क्योंकि अगर ऑप्शन को देखें तो ये सभी गैर धातु है। गैर धातु कहने का मतलब है या सेंस है कि इन चारों ऑप्शन में धातु क्या है, कोई भी नहीं है। धातु क्या है, कोई भी नहीं है। तो बिल्कुल बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा कि क्योंकि इन चारों ऑप्शन में जो दिया गया है वो धातु एक भी नहीं है। हालांकि वो ये तीनों उप धातु है, ये अधातु है, लेकिन धातु कोई भी नहीं है। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, आशुद्ध जल डिस्टिल्ड वाटर में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती। देखिए दोस्तों, अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है दोस्तों, जिसे प्योर वाटर भी के नाम से जाना जाता है, डिस्टिल्ड वाटर को प्योर वाटर के नाम से जाना जाता है। इस वाटर को दोस्तों जो हमारा सेल या बैटरी हम बनाते हैं, उस बैटरी में क्या किया जाता है, इस डिस्टिल्ड वाटर को डाला जाता है। क्या होता है, इस डिस्टिल्ड वाटर को डाला जाता है। और ये जो डिस्टिल्ड वाटर होता है दोस्तों, ये H2O होता है, फॉर्मूला तो ये होगा, लेकिन ये आयन में क्या होता है, टूट जाता है। H प्लस और OH आयनस में टूट जाता है। क्या होता है, H प्लस और OH आयनस मतलब सॉरी H प्लस और OH माइनस आयन में क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, आयन टूट जाता है, जिसमें क्या होता है, करंट हमारा आसानी से फ्लो हो सकता है या तो होता है। लेकिन यहाँ तो ये जो हमारा क्या होता है दोस्तों, ये जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, ये क्या करता है, डिस्टिल्ड वाटर होने के काम क्या दोस्तों, वो पतली सी पतली छिद्र में क्या होता है, पतली छिद्र में भी ये क्या होता है, पास हो जाता है। पतली छिद्र में भी ये पास हो जाता है। जिसे दोस्तों हम परासरण या तो ऑस्मोसिस हम क्या जानते हैं, परासरण या ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, पानी एक जगह से दूसरे जगह ऑस्मोस की नमी से पास हो जाना दोस्तों, नमी के थ्रू से क्या होता है, पास हो जाना, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। या तो जैसे कि आप लोगों ने देखा तो होगा दोस्तों कि जैसे कि हम लोग किसान लोग जो खेती करते हैं, उसमें अगर यहाँ पे आलू लगाया है, क्या किया है, आलू लगाया है, और पानी अगर यहीं तक पटाया है, क्या किया गया है, पानी को अगर यहीं तक पटाया गया है, यहाँ पे पटा दिया, तो अगर आप अगले दिन देखेंगे तो वो पानी क्या होता है, या कुछ घंटे के बाद वो पानी यहाँ तक इस प्रकार से आ गया होगा, इस तरफ आ गया होगा। क्या होता है, पानी इस तरफ आ जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस है तो परासरण कहा कहा जाता है। तो परासरण के कारण क्या होता है, पानी मछलियों में एक दूसरे से छिद्र में वो चला जाता है, उसमें सांस नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं। प्राशन ऑस्मोसिस मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ऑस्मोसिस से हमारे यहाँ पे संबंधित दर्शाया गया है। इनमें ऑक्सीजन नहीं होता है, बिल्कुल ऑक्सीजन होता है। इसमें भोजन नहीं होता है, भोजन का क्या मतलब है दोस्तों, लिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन, ये कोई लिक्विड या तो कोई लिक्विड नहीं है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो कि आपस में मिलकर मिश्रण करेगा, क्या करेगा, मिश्रण करेगा। तो ये मिश्रण दोस्तों बिल्कुल नहीं है। जो हमारा जल बनता है वो क्या है, ऑक्सीजन का मिश्रण नहीं है, बल्कि ये जब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो ये हमारा क्या करता है, एक यौगिक का निर्माण करता है। क्या करता है, एक यौगिक, या तो जिसे हम कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण मिश्रण नहीं दोस्तों, ये तो हमारा यौगिक का निर्माण करता है। पानी हाइड्रोजन सॉरी पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। देखिए दोस्तों, पानी में हमारा नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, पानी में तो नाइट्रोजन हमारा आएगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, तो सी नंबर का बिल्कुल पानी के साथ अम्ल या क्षार मिश्रण करने की प्रक्रिया क्या होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की सांद्रता या सघनता में H2O प्लस OH माइनस प्रति इकाई मात्रा की कमी आती है। देखिए दोस्तों, अगर पानी की बात करें यहाँ पे, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे पानी के साथ अम्ल को मिलाते हैं, फिर क्षार को मिलाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया दोस्तों, पानी ले लिया, और पानी के साथ हमने क्या ले लिया, HCl ले लिया। तो पानी की अगर HCl की बात करें दोस्तों, तो ये इसका डेंसिटी पहले क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये इसका डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जब पानी के साथ इसको मिलाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, डेंसिटी इसका क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आयन में टूट जाएगा। आयन में जब टूटेगा तो इसकी डेंसिटी या तो सांद्रता, जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन या सांद्रता, वो कम हो जाता है। क्या होता है, डेंसिटी या तो सघनता क्या होता है, कम हो जाता है। उसी प्रकार जब क्षार, जब पानी में क्या करते हैं,
क्षार मिलाते हैं, जैसे क्षार हमारा क्या हो गया, NaOH हो गया। तो क्षार जब मिलाते हैं तो इसमें भी क्या होगा, डेंसिटी या तो सांद्रता कम हो जाएगा। डेंसिटी और सांद्रता क्या होगा, कम हो जाएगा, सांद्रता कम हो जाएगा। तो ये हमारा कब होगा, जब हम इसको मिलाएंगे, मिलाएंगे या तो सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे मिलाएंगे तब, यानी कि यहाँ पे विलियन सही आंसर हो जाएगा। डैश का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो गैलियम धातु हमारा होता है, गैलियम धातु जो हमारा होता है वो रूम टेम्परेचर पे हीट हो जाए, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। क्या होता है, रूम टेम्परेचर भी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। यानी कि दोस्तों ये 25 से 30 डिग्री, 25 से 35 डिग्री के बीच में ही क्या होता है, ये लिक्विड में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसका टेम्परेचर या गलनांक क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। डैश को किस वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें डैश को किस वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान या तो हम द्रव्यमान या जिसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो मास को क्या बोलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, द मटेरियल कंटेंट इन ए बॉडी, द मटेरियल कंटेंट इन ए बॉडी, इन ए बॉडी यानी कि किसी पदार्थ में कितनी मात्रा में मटेरियल है, कितनी मात्रा में मटेरियल है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। तो द्रव्यमान को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पदार्थ के विभाजन के विचार को डैश में लंबे समय से माना जाता था। देखिए दोस्तों, अगर हम भारत में है, ये काम कहाँ पे होता है, भारत में। सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त उत्तरों के साथ नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। देखिए दोस्तों, इसमें से 4 ऑप्शन में से क्या इसमें क्या क्या भराएगा, ये हमें देखना है, क्या क्या भराएगा, ये हमें क्या करना है, पता करना है। तो देखते हैं दोस्तों, पदार्थ की अवस्थाएं डैश नहीं होती है। देखिए दोस्तों, अगर पदार्थ की अवस्थाएं की बात करें, तो जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पदार्थ की फिक्स अवस्था है क्या, पदार्थ कभी लिक्विड होता है, तो कभी सॉलिड होता है, तो कभी गैस होता है। यानी कि एक नहीं दोस्तों, अलग अलग की बात करें तो पदार्थ हमारा जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है, या तो गैसियस सॉलिड फॉर्म में होता है, या तो गैस फॉर्म में हमारा पदार्थ पाया जाता है। तो पदार्थ की अवस्थाएं डैश नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, डैश की मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड नहीं होती है, और फिक्स का मतलब क्या हो गया, अस्थाई, यानी कि अस्थाई नहीं होती है, अस्थाई नहीं होती है। पदार्थ की अवस्थाएं डैश को डैश, पदार्थ की अवस्थाएं डैश को परिवर्तित कर बदल ली जाती है। देखिए दोस्तों, अगर पदार्थ की अवस्था हमें बदलना है दोस्तों, जैसे कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तित की जा सकती है। परिवर्तित करने का क्या मतलब है दोस्तों, जैसे कि देखिए, अगर हम पहले बर्फ की बात कर लें, बर्फ की बात कर लें या आइस क्यूब की बात करें, तो आइस को अगर हमें इसको क्या करना है, वाटर में यानी कि पानी में बदलना है, और इस पानी को क्या करना है, हमें गैस में बदलना है। तो इसमें हमें दोस्तों बर्फ में क्या करेंगे कि हमारा बर्फ पानी में बदल जाएगा। तो सबसे पहले इस बर्फ को हमें पिघलाना पड़ेगा। तो पिघलाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हीट देंगे, और हीट देने का मतलब क्या है, तापमान देंगे। तापमान देने के कारण ही क्या होता है, वो वाटर में बदल जाता है। और तापमान हमारा देने देंगे दोस्तों, तो ऑटोमेटिक उसमें क्या होता है, दाब कम हो जाता है, क्या होता है, दाब कम हो जाता है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, पानी, बर्फ जो का पानी बन जाएगा। फिर इसको और हीट करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, गैसियस फॉर्म में चला जाता है। तो उसमें क्या परिवर्तन करते हैं, हम तापमान परिवर्तन करते हैं और दाब में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन क्या है, अस्थायी आ चुका है। तो अस्थायी किस में है, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे सी नंबर का नहीं होगा, क्योंकि आगे यहाँ पे अस्थाई है। लेकिन पदार्थ की अवस्थाएं क्या होता है, हमारा अस्थाई नहीं होती है। तो ऑप्शन, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 2 ऑप्शन बच गया, बी और डी। तो बी की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा गया, तापमान, यहाँ पे परमाणु क्रमांक।
तो परमाणु क्रमांक से कोई संबंधित नहीं है यहाँ पे दोस्तों। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है। बिल्कुल देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा था? हमने हमने क्या पढ़ा था? सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने तीन चीज पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड का जो आकार या शेप होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है, फिक्स होता है। और लिक्विड का शेप क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। और गैस का तो बिल्कुल ही फिक्स नहीं होता है, बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। और देखिए दोस्तों, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है। और लिक्विड हमारा फिक्स, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है क्या? बिल्कुल नहीं। लिक्विड को अगर हम अगर बोतल में रखते हैं तो बोतल के आकार का शेप ले लेगा उसमें। अगर हम ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, यानी कि अलग अलग बदल परिवर्तन होता रहता है। गैस की बात करें तो इसकी आयतन भी क्या है हमारा? निश्चित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कहने का मतलब क्या है दोस्तों? जो रूल को फॉलो नहीं करता होगा। ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है? अनिश्चित। तो पहला ही बिल्कुल गलत होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए निश्चित क्या होता है हमारा? अगर निश्चित की बात करें या अनिश्चित की, तो निश्चित का मतलब क्या होगा दोस्तों? जैसे कि निश्चित की बात करें तो जैसे कि सॉलिड जो हमारा होता है इसका शेप और साइज क्या होता है? फिक्स होता है। शेप और साइज क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और इसका वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है। इसका वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और ये सॉलिड जो होगा तो वो हार्ड होगा। वो क्या होगा? हार्ड होगा। और सॉलिड की बात करें दोस्तों तो इसको हम कंप्रेस भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंप्रेस भी ज़्यादा हम नहीं कर सकते, यानी कि दबा भी ज़्यादा नहीं सकते हैं। तो ये हमारा ये क्या होगा? सॉलिड का कंडीशन है। ये बात इसके बारे में दोस्तों हम पहले पढ़ चुके हैं पदार्थ के प्रकार में, पहले स्टार्टिंग क्लास में दोस्तों इसके बारे में हम लोगों ने देख चुका था। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लिखा गया? ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। तो अनिश्चित नहीं दोस्तों, ठोस का क्या होता है? आकार निश्चित होता है। जैसे कि ठोस में हमने एक क्या ले लिया? ईंट ले लिया। तो ईंट का क्या आकार हमारा क्या है? शेप फिक्स है, निश्चित है। तो ये हमारा क्या हो गया? पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। तो सही आंसर ए हो जाएगा। ठोस पदार्थों का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। बिल्कुल, आयतन यानी कि वॉल्यूम फिक्स होता है। ठोस पदार्थ कठोर कठोर होता है तो हार्ड होता है, बिल्कुल सही। ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय है। असंपीडनीय मतलब क्या दोस्तों? उसको हम दबा नहीं सकते। सॉलिड को क्या दबा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? तो सबसे नरम की बात करें खनिज दोस्तों, तो सबसे नरम हम क्या जानते हैं? संगमरमर की बात करें तो ये हमारा क्या है? CaCO3। ये हमारा मार्बल का सूत्र है। ये तो मार्बल तो कठोर होता है। और हीरा की बात करें दोस्तों, ये तो हमारा डायमंड है। डायमंड तो हमारा क्या है? दुनिया का सबसे कठोरतम तत्व मतलब कठोरतम यौगिकों में से एक है डायमंड। डायमंड क्या है? दुनिया में कठोरतम तत्वों में से एक है, यौगिकों में से एक है। टूथपेस्ट और यहाँ पे बच गया दोस्तों टेल्क। टूथपेस्ट और क्या बच गया? टेल्क। यहाँ पे टेल्क की बात करें दोस्तों, तो इन सभी खनिजों में से क्या है? सबसे नरम खनिज है या खनिज है या कमजोर खनिज है? तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न डैश के अनुपात का पता लगाना है। तो दोस्तों इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जो हमारा समस्थानिक या आइसोटॉप्स होता है, आइसोटॉप्स, समस्थानिक या आइसोटॉप्स होता है, जिसमें से दोस्तों कार्बन 14 का इस्तेमाल करके हम जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल, यानी कि जीवाश्म ईंधन की जानकारी ले सकते हैं। जीवाश्म जीवाश्म ईंधन की जानकारी ले सकते हैं कि कितना पुराना वो जीवाश्म ईंधन या तो चाहे सामग्री सामग्री जो होता है वो कितना पुराना है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है? तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। संक्षारण आने की देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे एक धातु रख दिया लोहा, तो लोहा यहाँ वायुमंडल से क्या आया? ऑक्सीजन आया। और साथ ही साथ क्या गया? नमी आ गया। तो ये हमारा क्या बना लेता है? Fe2O3 बना लेता है, जो एक जंग का फॉर्मेशन कर लेता है। तो डी नंबर का संक्षारण या तो जिसे हम रोस्टिंग के नाम से
जानते हैं या रस्टिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि जंग लगना जो होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर का बीच से आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? कथन ए, यदि हम तापमान कम करते हैं और दबाव बढ़ाते हैं तो वायुमंडलीय गैसों को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल द्रवीय अवस्था में इसको हम बदल सके हैं। जैसा कि हम देखते हैं दोस्तों, अगर अगर किसी गैस का, यानी कि वायुमंडल में जो गैस है दोस्तों, वायुमंडलीय में गैस जो है, उसको उसकी तापमान को अगर हम कम कर दें, क्या कर दें? तापमान कम कर दें और प्रेशर को क्या कर दें? बढ़ा दें। तापमान को कम कर दें और प्रेशर को क्या कर दें? बढ़ा दें, यानी कि टेम्परेचर को कम कर देंगे, प्रेशर को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि जो वायुमंडल के गैस होता है ना, वो लिक्विड स्टेट में बदलना शुरू हो जाता है। क्या होता है? लिक्विड स्टेट में बदलना शुरू हो जाता है। तो ये कथन क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही कहा गया है। एक ठंडे दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान उच्च है और हवा की आर्द्रता कम है। इन दोनों कारकों में वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है और इस प्रकार भारी शीतलन का उत्पादन। तो बिल्कुल गलत दोस्तों। क्या ठंडे दिनों में तापमान उच्च होता है क्या? ठंडे दिनों में तापमान तो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? ठंडी लगती है। तो ये बी वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल, मतलब बी 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 नंबर का जो कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा सही है? ए नंबर का। तो ए भी दोनों सत्य है, बिल्कुल गलत। केवल बी सत्य है, गलत। केवल ए सत्य है। तो सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? यदि हम तापमान और दाब बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैसों को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। गलत, बिल्कुल गलत दोस्तों। हमने पिछला क्वेश्चन में क्या देखा कि अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, सॉरी, अगर पिछला क्वेश्चन में हमने क्या देखा दोस्तों कि जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं और प्रेशर को क्या कर दें? बढ़ा दें, तो जो वायुमंडलीय गैस होता है, उस गैस को लिक्विड स्टेट में क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। लिक्विड स्टेट में क्या किया जा सकता है? गैस को क्या किया जा सकता है? लिक्विड स्टेट में उसको बदला जा सकता है। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर भी हम बढ़ा देंगे और प्रेशर भी बढ़ा देंगे, टेम्परेचर भी बढ़ा देंगे और प्रेशर भी बढ़ा देंगे, दोनों बढ़ा देंगे, तो वो लिक्विड अवस्था में चेंज नहीं होगा। क्या होगा? चेंज नहीं होगा, बल्कि जो वायुमंडलीय गैस है वो गैस ही बना रहेगा। तो एक कथन जो है बिल्कुल गलत है। एक गर्म शुष्क दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान कम है और वायु की आर्द्रता ज्यादा है। इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। इस प्रकार भारी मात्रा में सर्दी होती है। देखिए जो गर्म शुष्क दिन है, तो क्या गर्मी दिन में हमें सर्दी लगेगा क्या? गर्मी दिन में ठंड लगेगा, सर्दी लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये कथन भी क्या है हमारा? बिल्कुल गलत है। तो ए और बी क्या है? दोनों गलत है। ए सत्य है, ए और बी दोनों सत्य है, बिल्कुल गलत। केवल बी सत्य है, यानी कि ए और बी दोनों क्या है? असत्य है, यानी कि दोनों कथन जो बोला गया है बिल्कुल गलत बोला गया है। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं यहाँ पे? देखिए दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार देखें तो ये मिसेल हमारा कोई जरूरत नहीं, संबंधित नहीं है। समझातीय भी कोई संबंधित नहीं है। यहाँ पे क्या है? जलीय। और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब जहां पे हाइड्रो लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं या तो पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल या तो पानी पानी बोलते हैं। और फॉबिक, फॉबिक में दोस्तों पढ़ा होगा, फॉबिक या तो फोबिया। फॉबिक मतलब या तो फोबिया मतलब क्या होता है? भय या तो डर। भय या तो क्या होता है? डर। फोबिया मतलब क्या होता है? डर या तो भय। तो हाइड्रो मतलब क्या हो गया? जल। और फोबिया मतलब क्या हो गया? भय या डर। तो हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है? जो जल से डरे या जल से भय करे। जल से डरे या तो जल से भय करे। तो जो जल से डरेगा वो क्या पानी के से आकर्षित होगा? बिल्कुल नहीं। वो पानी से क्या होगा? आकर्षित होगा? बिल्कुल नहीं। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब क्या देखा हम लोगों? लिक्विड। फिलिक मतलब, फिलिक मतलब होता है दोस्तों कि आकर्षित होना। फिलिक मतलब आकर्षित होना या तो अच्छा लगना, किसी को जल का अच्छा लगना। तो डी नंबर पे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रोफिलिक जो जलों के समूह को आकर्षित करता है, यानी कि जो जलीय जीव अणुएं होती है वो क्या होता है? जलों को आकर्षित करने का काम करता है। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। थोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कारकों और उत्पादकों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की समान संख्या धारण करता है। बिल्कुल सही दोस्तों, हमने क्या देखा था कि जो अभिकारक था, अभिकारक जो होता है दोस्तों, जो अभिकारक था जिसे हम क्या बोलते थे, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की तरफ और उत्पाद की तरफ जो संख्या को द्रव्यमान संरक्षण नियम के लिए क्या रखा जाता है, उसको बैलेंस हम करते हैं, और बैलेंस करके जितने भी परमाणु होते हैं उसको क्या करते हैं, हम बराबर करते हैं, क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही बोला गया है। असंतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कारकों और उत्पाद में एक या अधिक तत्वों की परमाणुओं की असमान संख्या धारण करता है। बिल्कुल सही दोस्तों। संतुलित में क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन जब असंतुलित होता है तो इधर परमाणुओं की संख्या बढ़ जाता है, कभी इधर परमाणुओं की संख्या कभी बढ़ जाता है तो कभी इधर बढ़ जाता है, यानी कि रिएक्टेंट की तरफ कभी परमाणुओं की संख्या बढ़ जाएगा तो कभी उत्पाद की तरफ। जैसे देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, H2O2, अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारा, इसका फॉर्मूला क्या बनकर कहते हैं, H2O2। तो ये हमारा क्या है, ये बैलेंस नहीं है, ये हमारा क्या है, बैलेंस नहीं, यानी कि असंतुलित है। तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, परमाणुओं की संख्या रिएक्टेंट की तरफ 4 हो जा रहा है और प्रोडक्ट की तरफ क्या है, 3 ही है। प्रोडक्ट की तरफ कितना है, 3 ही है, इधर कितना है, 4 परमाणु है। तो ये असंतुलित समीकरण में क्या होता है, अभिकारक में यहाँ पे अधिक हो गया है, उत्पाद में कम हो गया है। कभी कब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि देखिए CaCO3, अगर अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, CaO में टूटेगा, CO2 में, O में, और प्लस में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा। अब इसको अगर हम संतुलित नहीं करें तो अब देखिए उत्पाद की तरफ हमारा क्या है, परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे देखिए 2 और 2, 4 और 1, 5, 5 इधर हो गया, और इसमें देखिए 3 और 1, 3 और 1, हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो उत्पाद, यानी कि ये समान असंतुलित जो नहीं होगा वो क्या होगा, समान नहीं होगा, समान क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन जब संतुलित समीकरण होगा, अगर इसी को संतुलित यानी कि एक कथन को देखें तो H2 प्लस O2 बराबर H2O, तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 H2O, 4 यानी कि 4 H2O, सॉरी कितना हो जाएगा, 4H2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2। फिर यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, संतुलित में हो गया, जिसमें रिएक्टेंट की तरफ और उत्पाद की तरफ दोनों की तरफ क्या है, परमाणुओं की संख्या समान है। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही बोला गया है। तो ए और बी दोनों सत्य है, बिल्कुल सत्य है। निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य है, 114 तत्वों में से 32 गैर धातु है और अन्य धातु है। बिल्कुल गलत दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अभी हमारा टोटल कितना है, 118 एलिमेंट है, कितना है, 118 एलिमेंट है। तो पहला कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। ऐसा सेम क्वेश्चन दोस्तों पीछे एक पूछा जा चुका है। प्रत्येक अयस्क एक खनिज है परंतु हर खनिज अयस्क नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, ये कथन जो बोला गया है बिल्कुल सत्य कहा गया है, बिल्कुल सत्य बोला गया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम एल्युमिनियम बॉक्साइड की बात करें, एल्युमिनियम बॉक्साइड, एल्युमिनियम बॉक्साइड की बात करें तो ये हमारा क्या है, एक अयस्क है, क्या है, एल्युमिनियम बॉक्साइड की बात करें तो ये हमारा क्या है, अयस्क है। लेकिन अगर हम सिर्फ एल्युमिनियम की बात करें तो ये एल्युमिनियम हमारा क्या है, एल्युमिनियम बॉक्साइड में, एल्युमिनियम बॉक्साइड है। तो एल्युमिनियम बॉक्साइड में हमारा क्या है, इसमें खनिज है। एल्युमिनियम बॉक्साइड में एल्युमिनियम जो है क्या है, खनिज के रूप में है। लेकिन एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम क्या है हमारा, ये सिर्फ खनिज है, ये सिर्फ क्या है, खनिज है। क्या इसके साथ बॉक्साइट आ सकता है क्या हमारा, नहीं आ सकता। तो ये कथन जो बोला गया है बिल्कुल सही बोला गया है। तो ए और बी दोनों सत्य, बिल्कुल गलत, दोनों असत्य, केवल ए सत्य, केवल बी नंबर का यहाँ पे सत्य आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। देखिए दोस्तों, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें क्या होगा, उसकी स्थिति बदल जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा, या तो उसमें गैस का उत्सर्जन होगा। तीनों में से कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ये यानी कि ये सभी दर्शाता है हमें कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है।
जिंक धातु सही सही मिलान ज्ञात कीजिए। सही मिलान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों कलर हमें पूछा गया है। सही सही मिलान ज्ञात कीजिए। सही मिलान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों कलर हमें पूछा गया है। देखिए दोस्तों, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कौन सा किसका कलर कैसा होता है। तो अगर जिंक की बात करें दोस्तों, जेडन की, जिंक की धातु की, तो उसका कलर जो होता है दोस्तों वो ग्रे कलर का होता है। क्या होता है? ग्रे कलर का होता है। और सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड की दोस्तों वो क्या होता है? पुनगेंट होता है। क्या होता है? पुनगेंट होता है। या तो और PbI2 के बारे में दोस्तों हमने क्या देखा था कि PbI2 जो है वो पीला कलर का क्या है? अवक्षेप के रूप में भी प्राप्त होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में हम लोग दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो ए का क्या हो गया? ए का 2, सी का 3 और ये 2 का 3 है। बी का 3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ए का 2, यानी कि ए नंबर का है ऑप्शन बिल्कुल सही कथन दिया गया है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें डैश परमाणु तक की श्रृंखला होती है। जैसा कि हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, कार्बन जो होता है, कार्बन बहुत सारे कार्बन को मिलकर के सीरीज श्रृंखला बनाता है कार्बन। उसी प्रकार दोस्तों जो सिलिकॉन सिलिकॉन है, ये भी क्या करता है? अपने आप को मतलब ये चेन के रूप में, श्रृंखलाओं के रूप में बनाता है। जिस तरह कार्बन चेन के रूप में बनाता है, तो उसी प्रकार सिलिकॉन भी क्या करता है? अपना चेन के रूप में श्रृंखला को बनाता है। श्रृंखला को क्या करता है? बनाता है, यानी कि चेन रिएक्शन करता है। चेन रिएक्शन बना करके कोई कंपाउंड का यौगिक बनाता है। तो उसमें जो होता है दोस्तों, अधिक से अधिक वो 7 या तो 8 परमाणुओं का क्या करता है? वो श्रृंखला बनाता है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? देखिए दोस्तों, अगर हम ऑप्शन को देखें तो ये क्या दिया गया है? सबसे सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो हमारा क्या है? मार्बल का सूत्र है, मार्बल का। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की बात करें तो CaPO, ये हमारा होता है। और मोनोसोडियम ग्लूटामेट की बात करें तो इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? C5H8NNaO4। ये हमारा क्या है? मोनोसोडियम ग्लू मोनोसोडियम ग्लूटामेट का क्या है? सूत्र है। और सोडियम बेंजोएट की बात करें दोस्तों, सोडियम बेंजोएट फॉर्मूला की बात करें दोस्तों, तो इसका क्या होता है? C7H5NaO2। क्या होता है? NaO2। तो जो चीनी तैयार करने में हमारा इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं या तो इस कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वस्तुएं जिनकी गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलती हो को क्या कहते हैं? देखिए, अगर गंध की बात करें तो हमने इंडिकेटर के बारे में पहले पढ़ चुका है दोस्तों। जो एसिड बेस इंडिकेटर में हमने क्या पढ़ा था? एसिड बेस इंडिकेटर में हम लोगों ने 3 प्रकार का इंडिकेटर पढ़ा था। एक नेचुरल पढ़ा था, एक ऑल्फैक्टरी पढ़ा था, और एक क्या पढ़ा था? सिंथेटिक, यानी कि सिंथेटिक भी पढ़ा था, प्राकृतिक पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? ऑल्फैक्टरी भी पढ़ा था। तो ऑल्फैक्टरी पढ़ा था। तो दोस्तों जो सिंथेटिक होता है वो केमिकल फॉर्मूला से बनाया जाता है, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया। मिथाइल ऑरेंज हो गया, क्या था? हमारा सिंथेटिक था। और प्राकृतिक या नेचुरल की बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लिटमस पढ़ा था, जो एसिड बेस का बताता था। और टर्मरिक को पढ़ा था, टर्मरिक या हल्दी के बारे में पढ़ा था। फिर लौंग का फूल, सॉरी, और एक दुखा देखा था दोस्तों, कैबेज का गोभी, यानी कि जो रेड कैबेज होता है, लाल पत्ता गोभी, ये हमारा क्या था? प्राकृतिक सूचक था, जिसे हम लोगों ने एसिड बेस का पता किया था। और एक था क्या दोस्तों? ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी में क्या था दोस्तों? इससे ये गंध से पता चलता है, या तो स्मेल से पता चलता है। क्या होता है? स्मेल से पता चल जाता है कि एसिड है या बेस है। तो स्मेल के अंतर्गत में हमने दोस्तों देखा था कि जो प्याज होता है, क्या होता है? प्याज होता है। और जो लौंग का फूल होता है, लौंग का फूल होता है,
ये क्या करता है, ऑलफैक्टरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर अगर एसिड में हम डालेंगे तो उसका ऑलफैक्टरी का गंध क्या, अगर अगर दोस्तों प्याज को हम क्या करते हैं, तो हमने देखा था दोस्तों कि जो प्याज और लौंग का जो होता है वो क्या करता है, ऑलफैक्टरी के संकेतक में एसिड बेस को पता करने का काम आता है। तो बी नंबर का यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो क्या है, एक गंध से संबंधित एसिड बेस को पता लगाने का काम करता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, देखिए हीलियम का क्या हो गया, हीलियम मतलब दो, और ये 2s यानी कि 2s s1 यानी कि ये तीन, ये हमारा जो दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है, लिथियम धातु के लिए दर्शाया गया है। क्योंकि तीन जो होता है, हीलियम का कितना होता है, दो, और ये एक हो गया यहाँ पे, तो ये हमारा किसका हो गया, लिथियम का हो गया, क्या हो गया, लिथियम धातु का हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हीलियम का ये क्या हो गया हमारा, हीलियम का दो, और ये दो दर्शा रहा है, दो यानी कि हीलियम, ये हमारा जो दर्शा रहा है किसका दर्शा रहा है, ब्रिलियम के लिए दर्शा रहा है, किसके लिए दर्शा रहा है, ब्रिलियम के लिए दर्शा रहा है, तो ये ब्रिलियम धातु के लिए है। अब हम यहाँ पे दोस्तों जेनॉन की बात करें, अगर हम यहाँ पे दोस्तों ये जेनॉन की बात करें, तो जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कितना हो गया, जेनॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, यानी कि जेनॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 54 होता है। कितना होता है, 54 होता है, जिसका ऑक्टेट क्या है, पहले से पूरा है, जिसका ऑक्टेट क्या है, पहले से पूरा है। फिर अगर यहाँ पे 2s2 की बात करें, 2s2 की बात करें, तो ये बिल्कुल जो दिया गया दोस्तों बिल्कुल गलत दिया गया है, बिल्कुल क्या है, गलत है। लेकिन अब यहाँ पे इसकी बात करें, जेडोन, जेडोन यानी कि 56, एक जेडोन का कितना हो गया, 54, और फिर 6s1, क्या है, 6s1, तो यहाँ पे कितना दिया गया, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करता है वो हमारा क्या करता है, सर्वाधिक विद्युत धनी होता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसकी 72 कक्षा में है, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये आसानी से लूज कर देगा, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, आसानी से लूज नहीं करेगा। और जैसा कि अगर देखें दोस्तों, 54 हो गया, और एक यहाँ पे 55 इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर हो गया, इसका क्या हो गया, 55, और जो 55 होता है वो किसका होता है, सीजियम धातु का होता है, किसका होता है, सीजियम धातु का होता है। और अगर इसकी 56 की बात करें, 54 में 56, तो 56 जो होता है वो क्या होता है, ब्रिलियम धातु का होता है, किसका होता है, ब्रिलियम धातु का होता है। तो देखिए दोस्तों 55 यहाँ पे आ गया हमारा, और 56 यहाँ पे आ गया। और पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों, कि जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो विद्युत धनी क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, कम होता है। तो जो डी नंबर का यहाँ पे होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये विद्युत धनी। परमाणु बलों के सिद्धांतों की खोज किसने की, यानी कि एटॉमिक फोर्स जो होता है दोस्तों उसके सिद्धांत पर किसने खोज किया था। तो देखिए दोस्तों, अगर परमाणु बलों की खोज की बात करें, तो वो हिदिकी युकावा ने किया था, किसने किया था, हिदिकी युकावा ने किया था। और एस एन बोस की बात करें दोस्तों, तो इसने जो खोज किया था, क्या किया था, बोसान पार्टिकल, बोसोन पार्टिकल का खोज किया था, क्या किया था, बोसोन पार्टिकल का खोज किया था। और जेसी बोस की बात करें दोस्तों, तो इसने क्या किया था, क्रेस्कोग्राफी का खोज किया था, क्या किया था, क्रेस्कोग्राफी। क्रेस्कोग्राफी क्या है दोस्तों, क्रेस्कोग्राफी जो है, ये पेड़ पौधे कैसे विकसित होते हैं, या कैसे उसको काटने पे भी कैसा वो उसका प्रभाव होता है, क्या होता है, यानी कि ये पेड़ पौधों की जानकारी के बारे में क्रेस्कोग्राफ हुए। जे जे थॉमसन ने जो किया था खोज, तो ये इलेक्ट्रॉन का खोज किया है, ये हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे हिदिकी युकावा ने क्या किया था, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज की थी। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक परमाणु का समूह जो आवेश को लेकर चलता है उसे डैश आयन से जाना जाता है। परमाणु का समूह जो आवेश को लेकर चलता है उसे डैश आयन से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, अगर कहीं पे दोस्तों चार्ज फ्लो करेगा, अगर करंट किसी वायर में फ्लो करेगा, इसका मतलब क्या है, उसमें चार्ज फ्लो करता है, क्या करता है, चार्ज फ्लो करता है। तो जो चार्ज फ्लो करेगा, तो वो एक एक परमाणु तो जाएगा नहीं, दो परमाणु से, यानी कि दो एटम की बात करें तो उसमें दो एटम में नहीं जाएगा,
तीन एटम की बात करें तो तीन एटम भी नहीं जाएगा। अगर करंट फ्लो होगा दोस्तों तो चार्ज दो या तीन चार्ज नहीं जाएगा, बल्कि बहुत सारे चार्ज एक साथ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेज, नंबर ऑफ क्या होगा चार्जेज, नंबर ऑफ चार्जेज, या तो जिसको हम आवेश बोलते हैं, बहुत सारे आवेश होंगे तब हमारा क्या होगा करंट फ्लो करेगा, जिसे हम आयन के रूप में जान सकते हैं, यानी कि बहुत परमाणु। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निश्चित का मिलान करें। डाल्टन, देखिए दोस्तों इसमें से क्या करना है, ये जो दिया गया है ए बी सी, इस एक दो तीन से क्या करना है मिलाना है। तो जैसा कि डाल्टन की बात करें दोस्तों, तो डाल्टन ने जो खोज किया था, क्या किया था इसमें से, उन्होंने बताया कि जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, उस उन्होंने हाइड्रोजन हीलियम यानी कि किसी भी तत्व को सिंबल के माध्यम से या सैंपल के माध्यम से दर्शाया गया कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, एच होगा, और हीलियम का सैंपल क्या होगा, एच ही होगा, और सोडियम की बात करें तो उसका सैंपल क्या हो, सिंबल क्या होगा, Na होगा। यानी कि परमाणुओं को क्या किया था, या आइटम को, उसके नाम को दर्शाने के लिए पहला अक्षर या उसके दो, पहला अक्षर या तो उसके दो अक्षर को लिया गया था, या उसे दर्शाया गया। तो ये पहले किसने किया था, डाल्टन ने किया था। तो पहला का कथन क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ए नंबर का क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। 10⁻10 मीटर की बात करें तो देखिए दोस्तों, अगर ये जो 10⁻10 मीटर होता है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है वो 10⁻10 मीटर होता है, यानी कि ए नंबर का, यानी एक नंबर का क्या होगा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए हमने क्या देखा था दोस्तों, एक होता है परमाणु त्रिज्या, एक क्या होता है परमाणु त्रिज्या, और एक क्या होता है एटॉमिक, यानी कि मोलिक्यूलर रेंज, क्या होता है मोलिकुलर रेंज। तो जो हाइड्रोजन का मोलिकुलर रेंज है वो क्या है, 10⁻10। कैलियम क्या है, कैलियम की बात करें तो कैलियम को क्या क्या दर्शाता है, के, और के हमारा होता है, किसका होता है वो, पोटेशियम का होता है। पोटेशियम का लैटिन नेम क्या है, के है, यानी कि इसका जो सी का क्या हो गया, दो हो गया, यानी कि पहला का तीन किस में है, यानी कि ए नंबर कट गया, इधर डी नंबर कट गया। दूसरा का एक, दूसरा का एक इसमें बी नंबर में है, यानी कि बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेंसिडिटी का मतलब क्या हो गया, रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीकरण होना, क्या होता है, ऑक्सी ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन अगर रेंसिडिटी की बात करें दोस्तों, जो वसा होता है हमारा, क्या होता है, वसा होता है, वसा होता है, या तो वसा या तो तेल होता है, या तो वसा या तो क्या होता है, तेल होता है। जब इनका दोस्तों ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो वो क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। तो फलों का पकना हमारा दोस्तों क्या है, एक केमिकल चेंज है, जिसके बारे में हम देख चुके हैं कि केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन। और अम्लीय वर्षा की बात करें दोस्तों, तो ये रेंसिडिटी हमारा नहीं होगा। विरंजक, बिल्कुल नहीं। यानी कि दोस्तों जो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वसा या तो फैट का क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो वो क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। सिलिका की बात करें दोस्तों, तो सिलिका क्या हम क्या कहते हैं, सिलिका का जो फॉर्मूला होता है वो Si2 होता है। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वार्ट्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्वार्ट्ज भी बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, क्वार्ट्ज बोला जाता है। और ये जो होता है दोस्तों, जो घुलनशील होता है वो क्या होता है, HF में होता है। क्या होता है, HF में घुलनशील होता है, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या होता है, घुलनशील होता है। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हो दोस्तों, जो SI2 है, यानी कि जो हमारा सैंड भी कह सकते हो दोस्तों, सैंड, जो बालू होता है सैंड, उसको भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि सैंड में हमारा सिलिकॉन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, तो ये सैंड भी हम इसको कह सकते हैं। तो जो सैंड होता है वो अम्ल में क्या होता है, जो सैंड होता है वो क्या होता है, अम्ल में क्या होता है, घुलनशील नहीं होता है, घुलनशील नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, अम्ल हो गया, ये भी अम्ल हो गया, ये भी अम्ल हो गया। हालांकि HF भी अम्ल है दोस्तों, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है, घुल जाता है। डी नंबर का तो क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डैश के ऑक्साइड का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, अगर कोयले और पेट्रोलियम का हम को जलाया जाता है, तो मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, उसमें नाइट्रोजन गैस निकलता है, और क्या निकलता है, सल्फर गैस निकलता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन का मतलब क्या होगा, ये नाइट्रोजन हमारा NO2 गैस बनाता है,
और जो सल्फर होता है क्या होता है, SO2 बनाता है। क्या होता है, SO2 बनाता है। और ये SO जब जब पेट्रोलियम का दहन होता है या कोयले का, तो ये क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस निकलता है और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। और ये क्या होता है, वायुमंडल में जाके मिल जाता है। और वायुमंडल में मिलने के बाद ये वायुमंडल में घूमता रहता है। और जब बारिश होता है तो ये बारिश के साथ क्या होता है, H2O के साथ NO2 मिल जाता है। और ये क्या बनाता है, HNO3 बनाता है। और SO2 के साथ फिर मिल जाता है SO2। और ये क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। और ये हमारा पहली बारिश जब होता है तो नाइट्रिक एसिड और H2SO4 क्या होता है, बारिश के साथ मिल के बन जाता है और गिरता है, जिसे हम अम्लीय वर्षा के रूप में जानते हैं। जिसे हम अम्लीय वर्षा के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे पेट्रोलियम और कोयले के दहन से क्या निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है और सल्फर गैस निकलता है। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता है। देखिए दोस्तों, हम पहले ही जान चुके हैं कि जो सॉलिड होता है उसमें आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। फिर लिक्विड में होता है। उसके बाद लास्ट में जो होता है गैस में होता है। क्या होता है, गैस में होता है। तो आकर्षण बल सबसे अधिक हमारा किस में होगा, जो सॉलिड होगा। तो इसमें सॉलिड क्या है, अल्कोहल की बात करें तो सॉलिड नहीं है, जल की बात करें तो सॉलिड नहीं है, वायु भी हमारा सॉलिड नहीं है, तांबे की छड़ क्या है, सॉलिड है। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तत्व नहीं है। देखिए दोस्तों, हीलियम हमारा क्या है, तत्व है। कॉपर हमारा क्या है, तत्व है। ऑक्सीजन हमारा क्या है, तत्व है। और पानी की बात करें दोस्तों H2O, तो ये हमारा क्या है, तत्व नहीं बल्कि एक यौगिक है। क्या है, यौगिक है, या तो क्या है, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह बड़ी संख्या में OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए NaOH। बिल्कुल सही दोस्तों, जो NaOH होता है वो जल के साथ मिल करके क्या करता है, Na+OH माइनस आयन में घुल जाता है, जिसकी वजह से करंट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो ए नंबर का क्या है, बिल्कुल सही कथन है। ये क्या है, बिल्कुल सही कथन बोला गया है। अब एक क्षार को आंशिक रूप से जल में आयनित होता है, वो बड़ी संख्या में OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। तो उदाहरण के लिए KOH। देखिए दोस्तों, अगर आंशिक रूप से जल में आयनित हो रहा है तो वो आंशिक रूप से नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम पूर्ण रूप से, जैसे कि ए नंबर का कथन हमने क्या देखा, जो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड था और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, इसको पूरी तरह से जल में क्या किया जाता था, आयनित किया जाता था पूरी तरह से। तो पूरी तरह से जब उसे जल में आयनित किया जाएगा तब OH माइनस देगा। अगर उसको आंशिक रूप से मतलब क्या, सिर्फ ऊपर में रख देने से उसमें OH माइनस नहीं देगा। और जहां तक देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज और दे सकते हैं, अगर ये देता भी तो OH माइनस साइन को देता है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है वो प्लस दिया गया है। क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है। तो OH प्लस आयन कभी भी नहीं देता है। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। क्या है, गलत कथन बताया गया है। यानी कि केवल ए नंबर का क्या है, सत्य है। तो ए और बी दोनों गलत है, ए और बी दोनों सही है, केवल ए सत्य है। तो ए यहाँ पे सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था। देखिए दोस्तों, अगर बैटरी के उद्घाटन की दुनिया की बात करें तो सबसे पहले जो किया गया था वो आंध्र प्रदेश में किया गया था। कहाँ किया गया था, आंध्र प्रदेश में किया गया था। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समपरमाणुक अणु नहीं है, समपरमाणुक अणु नहीं है। देखिए दोस्तों, समपरमाणुक अणु की नहीं की बात करें तो हाइड्रोजन क्या है हमारा, हाइड्रोजन जो हमारा हाइड्रोजन गैस का H2 होता है। तो ये क्या है, हमारा समपरमाणुक है। और नाइट्रोजन की बात करें, ये भी हमारा समपरमाणुक है। और ये भी हमारा क्या है, समपरमाणुक है। लेकिन दोस्तों, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये हमारा क्या है, एक यौगिक है। ये क्या है, एक यौगिक या तो फिर ये क्या है, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है। और इसमें दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना गया है, ये इसमें दोस्तों ये समपरमाणु नहीं है। क्या समपरमाणु नहीं है। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समपरमाणु का कहने का क्या अर्थ है दोस्तों, ये हमारा सिर्फ एक ही तत्व से बना हुआ है, ये भी यौगिक है नहीं।
ये क्या हमारा समपरमाणुक है, क्योंकि ये एक ही जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बना हुआ है, और ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन से बना हुआ है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों, वो अलग अलग तत्वों से बना है, यानी कि दो तत्व से, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ये हम इसे समपरमाणु नहीं कह सकते हैं। किसी विलयन में भिन्न हाइड्रोजन आयन सांद्रता की स्थिति में कौन सा सूचक भिन्न रंग दर्शाता है? तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन आयन सांद्रता, जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की स्थिति को जानना होता है तो हम उसे यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिनोफ्थिलिन या तो घराट सूचक दोस्तों, ये हमारा, अगर इसकी फिनोफ्थिलिन की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, यानी कि जिसे कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है। और घ्राण सूचक की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, ऑल्फैक्टरी है, जो गंध या स्मेल से पता चलता है। क्या होता है, गंध या स्मेल से पता चलता है कि कौन एसिड या बेस है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर इस्तेमाल करके हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या उसके भिन्न रंग का पता कर सकते हैं। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दो या दो से अधिक सेल के संयोजन को डैश कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जब जब दोस्तों दो या दो से अधिक सेल, देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, जो सेल सेल जब सेल सेल और सेल जब मिलता है, जब दो या दो से अधिक सेल मिलता है, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, बैटरी कहलाता है। क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं बैटरी कहलाता है, क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों देखिए, कोई बैटरी बनता है तो उसमें बॉक्स बना होता है। क्या होता है, बॉक्स के रूप में बना होता है। तो ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, ये चौथा सेल हो गया, पांचवा छठा सातवां, इसी प्रकार का सेल बना होता है। तो वो सेल सेल मिलकर के बैटरी का निर्माण करता है। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषम परमाणु अणु नहीं है? देखिए दोस्तों, ये भी देखिए, इसमें क्या है, पिछला को जब हमने क्या देखा था, उसमें विषम परमाणु था। तो ये दो तत्वों से मिलकर बना है, तो ये भी विषम परमाणु है। इसमें भी दो तत्व मिलकर बना है, तो ये भी विषम परमाणु है। अगर ये भी दो तत्व मिलकर बना है, तो ये भी विषम परमाणु है। लेकिन दोस्तों PO4 सिर्फ एक ही तत्व से बना है। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो एक क्या है, समपरमाणुक है। क्या है, समपरमाणुक कण है या पार्टी अणु है। समपरमाणु क्या है, अणु है। निम्नलिखित का मिलान करें। पदार्थ का सिद्धांत, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत की बात करें दोस्तों, तो ये जो सर्वप्रथम दिया था, वो किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। क्या दिया था, किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। जैसे और सोडियम का जो सूत्र होता है दोस्तों, हमारा क्या होता है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है। कोबाल्ट का क्या होता है, CO होता है। और पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4, ये हमारा क्या है, एक यौगिक है, कंपाउंड है। तो पोटेशियम सल्फेट क्या हो जाएगा, ए नंबर का। यानी कि पहला का क्या हो गया, पहला का C, दूसरा का A, और तीसरा का क्या हो गया दोस्तों, तीसरा का D, और चौथा का क्या हो गया, हमारा B हो गया, यानी कि CADB। यानी कि पहला ही ऑप्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कथन कौथन जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर डैश के प्रकार है। देखिए दोस्तों, कोथन मतलब क्या हो गया, कोथन जल रिएक्टर, कोथन मतलब आने की उसको हीट करके बॉइलिंग रिएक्टर, यानी कि बॉइलिंग रिएक्टर के रूप में वो काम करेगा, बॉइलिंग रिएक्टर। और ये दाब रिएक्टर की बात करें दोस्तों, तो वो क्या होगा, प्रेशर रिएक्टर, प्रेशर वाटर रिएक्टर, प्रेशर वाटर रिएक्टर। और ये बॉइलिंग वाटर बॉइलिंग रिएक्टर क्या होगा, ये प्रेशर वाटर रिएक्टर, वाटर रिएक्टर। तो ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये जो हमारा काम करेगा, परमाणु रिएक्टर के रूप में काम करेगा। क्या करेगा, यानी कि जो परमाणु रिएक्टर के दो टाइप टाइप के रूप में या प्रकार के रूप में, बॉइलिंग रिएक्टर या तो वाटर, यानी कि वाटर बॉइलिंग रिएक्टर और वाटर प्रेशर रिएक्टर, दो इसके टाइप है। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम है? देखिए, जल के घनत्व से कम होने का अर्थ है कि वो क्या करता है, जल पे क्या करेगा, तैरने लगेगा। क्या करेगा, तैरने लगेगा। तो जैसा कि दोस्तों हम कॉर्क जानते हैं, कॉर्क क्या है, हमारा हल्का है। एल्युमिनियम की कील होगा तो पानी से भारी है। ताम्र की बात करें तो पानी से भारी है, डेंसिटी से भारी है। और लोहे की बात करें तो ये भी लोहे की कील की भारी है। और जल की डेंसिटी की बात करें दोस्तों, उसका
तो इसका क्या होता है 1 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। क्या होता है 1 kg प्रति मीटर क्यूब इसका डेंसिटी होता है, डेंसिटी। लेकिन दोस्तों अगर क्वार्क की बात करें तो क्वार्क का जो डेंसिटी होता है एक से क्या होता है कम होता है। क्या होता है एक से कम होता है। और इन तीनों की बात करें तो इसमें डेंसिटी एक से क्या होता है अधिक होता है। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो जल के घनत्व से क्या है हल्का होता है। जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है। देखिए दोस्तों प्रतिकर्षित इसके बारे में हाइड्रोफिलिक में क्या होता है दोस्तों, जो जलीय अणु को क्या करता है आकर्षित करता है। जलीय अणु को क्या करता है आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। और हमने क्या बताया था दोस्तों हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब क्या होता है भय या तो डर, तो वो क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा। फोबिक मतलब डर है, तो जब किसी को किसी से डर होता है तो क्या उसके सामने जाता है तक, बिल्कुल नहीं जाता है। तो ये क्या करेगा रिपेल करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा रिपेल करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों श्रृंखलन कहलाता है। क्या कहलाता है श्रृंखलन कहलाता है, या तो सीरीज चेन रिएक्शन कहलाता है। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों कार्बन हमारा क्या होता है कार्बन कार्बन हमेशा जुड़ते जाता है। क्या होता है जुड़ते जाता है, एक कार्बन दूसरे से जुटेगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, पांचवा चौथे से, इसी प्रकार की श्रृंखला या चेन बनाते जाता है। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य है या है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों में और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के बराबर परमाणु होते हैं। तो बिल्कुल सही दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले हम देख चुके हैं दोस्तों। यदि एक प्रतिक्रियाशील धातु की सतह पर हवा, पानी या उसके आसपास के अन्य पदार्थ द्वारा हमला किया जाता है तो संचारित होना कहा जाता है, और प्रभाव को संचारण कहा जाता है। तो ये भी कथन क्या है दोस्तों बिल्कुल सही कथन कहा गया है। क्या है सही कथन कहा गया है। तो सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाता है। देखिए दोस्तों जब भी हम इसके बारे हमने क्या बताया था दोस्तों, पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। जैसे कि H2SO4 है, तो H2SO4 में अगर हम पानी मिला देंगे तो पानी मिलाने से क्या होगा उसकी डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा कम हो जाएगा। डेंसिटी क्या होगा कम हो जाएगा। और जब पानी या तो जिसमें पानी मिलाया जाता है तो वो क्या कहलाता है तनुकरण कहलाता है। क्या कहलाता है तनुकरण कहलाता है, जिसे हम डाइल्यूट भी कहते हैं, यानी कि उसको गाढ़ा से कम गाढ़ा करना, उसमें पानी मिलाने से कम गाढ़ा करना, यानी कि आयनों की सांद्रता में कमी आना। तो ए नंबर का ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक सोलर सेल किससे बना होता है। तो सोलर सेल की बात करें दोस्तों तो वो जो हमारा होता है सिलिकॉन उसमें अधिक मात्रा में दिया जाता है। क्या जाता है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर जो होता है डाला जाता है। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। सिलिकॉन क्यों डाला जाता है दोस्तों, सिलिकॉन डालने का मेन कारण क्या है, सिलिकॉन यानी कि मुख्य रूप से दोस्तों इसमें क्या डाला जाता है सेमीकंडक्टर एलिमेंट ही डाला जाता है, या तो मेटेलॉइड या तो उप धातु जो होता है उससे डाला जाता है। मेटेलॉइड या तो उप धातु क्यों डाला जाता है दोस्तों, क्योंकि सेमीकंडक्टर को जब हम हीट करते हैं हीट करते हैं तो वो उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है तेजी से होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है तेजी से होता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल तार की बात करें, जैसे कि अगर एल्युमिनियम की वायर की बात करें, तो इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये क्या होगा गर्म होने के कारण ये करंट कम फ्लो करेगा। करंट क्या करेगा कम फ्लो करेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर को अगर हम हीट करेंगे तो वो उतना ही ज्यादा करंट को फ्लो करता है। इसीलिए सोलर सेल में सिलिकॉन को डाला जाता है। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही विकल्प चुने। फलों को लंबे समय तक ठंडे भंडार में संरक्षित रखा जाता है क्योंकि नमी की मात्रा को बढ़ाना है। नमी की मात्रा को बढ़ाना है बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा उपलब्ध कराना है बिल्कुल नहीं दोस्तों। फलों को अंधेरे स्थान में रखना है बिल्कुल नहीं। फलों की श्वसन दर कम करना है। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर फलों को श्वसन की दर यानी कि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा सड़ना शुरू हो जाएगा। क्या होता है सड़ना शुरू हो जाता है। तो श्वसन दर को क्या किया जाता है
कम किया जाता है ताकि फलों को सुरक्षित रखा जा सके। यानी कि कोल्ड स्टोरेज में कोई भी फल या सब्जी को दोस्तों अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है उसमें बहुत दिन तक सेफ यानी कि सुरक्षित रहता है। तो उसमें दोस्तों फ्रिज में जो हमारा होता है वो फ्यूरॉन गैस डाला जाता है। क्या होता है? फ्यूरॉन गैस डाला जाता है। तो यहाँ पर डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा श्वसन दर कम करना। दो अलग अलग प्रकार के द्रवों के कणों के स्वतः आपस में मिश्रित होने को निरूपित करने के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? द्रवों के कणों दोस्तों, द्रवों के कणों स्वतः स्वतः आपस में मिलते हैं। तो जब स्वतः आपस में मिलते हैं दोस्तों तो उसे क्या कहा जाता है? उसे विसरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसरण कहला जाता है। तो यहाँ पर डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में डिफ्यूजन भी कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक लिक्विड का मिक्स होना। क्या होता है? दो या दो से अधिक लिक्विड का मिक्स होना, वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन या तो विसरण कहलाता है। विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो उसे दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए एम्बेडेड होते हैं। तो जे थॉमसन का मॉडल हमने देखा था दोस्तों, जो एक क्या इसने क्या कहा था? प्लम पडिंग मॉडल। यानी कि ये इसने क्या कहा था कि जो एक तत्व यानी कि एक तत्व के रूप में क्या कहा था? जो एक तरबूज होता है एक तत्व के रूप में होता है और उसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने क्या कहा था कि तरबूज में जैसा कि जो बीज होता है वो हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और जो लाल लाल गुद्दा है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो उन्होंने ये क्या कहा था? यानी कि एम्बेडेड के रूप में है, तो ये उन्होंने कहा था। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैडम क्यूरी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देखिए दोस्तों, अगर मैडम क्यूरी की बात करें तो उसको भौतिकी और रसायन दोनों में मिला है। भौतिकी और रसायन में क्या मिला है? दोनों में मिला है। पहली देखिए दोस्तों, पहली बार उसको 1903 में क्या मिला है? रेडियो एक्टिव की खोज के लिए मिला है। क्या मिला है? रेडियो एक्टिव की खोज के लिए मिला था 1903 में। और 1911 में क्या किया था दोस्तों इसने? जो पोलोनियम का खोज किया था। क्या किया था? पोलोनियम की खोज के लिए। और जो रेडियम की क्या है? शुद्धिकरण के लिए। रेडियम का क्या है? शुद्धिकरण के लिए इसको मिला था। शुद्धि यानी प्यूरिफिकेशन के लिए, शुद्धिकरण यानी कि प्यूरिफिकेशन के लिए इसको, यानी कि ये हमारा किस में मिला था? ये उसको केमिस्ट्री में मिला था। और इसको ये किस में मिला था? फिजिक्स में मिला था। ये भौतिक या तो फिजिक्स में मिला था। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल जो हमारा क्या है दोस्तों? एक चक्रीय संसाधन है। क्या है? चक्रीय संसाधन है। चक्रीय का मतलब क्या है दोस्तों? ये हमारा क्या है? जैसे समुद्र में क्या है? ये पानी है। पानी ये हमारा क्या होता है? वाष्प बन के ऊपर जाता है, बादल बनता है। फिर से ये बादल बन के हमारा क्या होता है? बारिश बन के नीचे आता है। तो ये चक्कर हमारा क्या होता है? चलता रहता है। इसलिए क्या है? ये चक्रीय संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? गैर नवीकरणीय संसाधन, देखिए दोस्तों, गैर नवीकरणीय का मतलब क्या है? जिसे बार बार हम यूज यानी कि रीयूज हम जिसे नहीं कर सकते हैं। क्या है? रीयूज हम जिसे नहीं कर सकते हैं। तो रीयूज की बात करें तो कोयला अगर हमारा एक बार खत्म हो जाए तो उसे हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। ये हमारा क्या है? एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। अगर पेट्रोलियम एक बार खत्म हो जाए तो उसको हम फिर से निर्माण नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस की बात करें तो एक बार खत्म हो जाए तो उसका भी निर्माण नहीं कर सकते हम। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बी नंबर का क्या है? हमारा एक नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन है जिसे हम सूर्य यानी कि सूर्य जब तक रहेगा दोस्तों तब तक हमारा क्या होगा? ये एनर्जी निर्माण होता रहेगा। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है। देखिए जो टूथपेस्ट की बात करें तो टूथपेस्ट आजकल हमारा क्या निकल चुका है? बहुत प्रकार का निकल चुका है। जैसे कोलगेट का हो गया, पतंजलि का हो गया, सेंसोडाइन हो गया, वो तरह तरह का क्या है? टूथपेस्ट निकला हुआ है। तो टूथपेस्ट की लेकिन दोस्तों घटक की बात करें
तो उसमें घटक या कंपाउंड कंपोनेंट जो पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है? एब्रेसिव पाया जाता है, सर्फेक्टेंट पाया जाता है, सर्फेक्टेंट पाया जाता है, व्हाइटनिंग व्हाइटनिंग पाया जाता है, व्हाइटनिंग पाया जाता है, और इसके साथ साथ माइक्रो उसके साथ साथ दोस्तों माइक्रो लैक्टेंट पाया जाता है, माइक्रो माइक्रो एलिमेंट्स पाया जाता है, माइक्रो एलिमेंट्स पाया जाता है, ये सारी चीजें पाया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर एब्रेसिव पाया जा रहा है, फ्लोराइड भी पाया जाता है, सर्फेक्टेंट भी पाया जाता है, लेकिन दोस्तों लुब्रिकेंट बिल्कुल नहीं पाया जाता है। लुब्रिकेंट का मतलब क्या है दोस्तों? लुब्रिकेंट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जब घर्षण को कम करना होता है वहां पे हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो लुब्रिकेंट के रूप में क्या होता है? जैसे कि तेल हो गया, कोई लिक्विड में क्या हो गया? तेल हो गया, ऑयल घर्षण को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीस घर्षण को कम करने के लिए क्या जाता है? ग्रेफाइट ग्रेफाइट भी हमारा क्या है? एक प्रकार का लुब्रिकेंट है। तो ग्रेफाइट की को भी घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमारा क्या कहलाता है? लुब्रिकेंट कहलाता है। तो लुब्रिकेंट क्या होता है? टूथपेस्ट में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, भारी जल की बात करें तो ये हमारा क्या है? नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से संबंधित है। भारी जल जिसे दोस्तों D2O के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? D2O के नाम से जाना जाता है। D2O का काम क्या होता है दोस्तों? यानी कि जो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन का फ्लो अधिक हो जाता है, न्यूट्रॉन का फ्लो जब अधिक हो जाता है तो इस न्यूट्रॉन के फ्लो को क्या करता है? न्यूट्रॉन को फ्लो को स्लो करने के लिए क्या किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है D2O का। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर के बारे में दोस्तों एक वीडियो हम बना के डाल देंगे, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? सोडा वाटर, अरे के दोस्तों जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं उसमें जो हमारा गैस डाला जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है। तो सी नंबर डी नंबर का ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मृदा के पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से समृद्ध है? तो वो हमारा क्या कहलाता है? तो एक ऐसी मिट्टी जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, पोटास भी पाया जाता है और चूने भी पाया जाता है। तो वो हमारा होता है दोस्तों काली मिट्टी होता है। क्या होता है? काली मिट्टी होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से समृद्ध होता है। यानी कि सारे पोषक तत्व मिट्टी के लिए जो आवश्यक होता है वो पाई जाती है। और सब इसीलिए काली मिट्टी को सबसे उपजाऊ मिट्टी के इसीलिए काली मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं हम। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? जर्मेनियम तत्व है, सिलिकॉन तत्व है, ग्रेफाइट तत्व है। लेकिन दोस्तों जो सिलिका की बात करें तो सिलिका हमारा क्या है? SiO2 है। सिलिका क्या है? SiO2 है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों? एक यौगिक है। ये क्या है? यौगिक या तो कंपाउंड है। तो डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे ग्रेफाइट को देखें तो ग्रेफाइट भी हमारा क्या है? तत्व के रूप में नहीं दोस्तों, लेकिन ग्रेफाइट हमारा सिर्फ सिंगल एलिमेंट तत्व से बना है, कार्बन कार्बन से मिलकर हमारा बना है ग्रेफाइट। तो ये इसको हम तत्व रख सकते हैं क्योंकि ये एक ही तत्व से मिलकर बना है। लेकिन ग्रेफाइट भी हमारा तत्व नहीं हो सकता। लेकिन सिलिका जो है वो क्या है? SiO2, यानी कि ये सिलिकॉन और ऑक्साइड से मिलकर बना है। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध कार्बन को डैश पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। देखिए अगर शुद्ध कार्बन को कार्बन को दोस्तों अधिक टेम्परेचर पे इसको क्या किया जाए? अधिक टेम्परेचर और अधिक प्रेशर पे इस पे लगाया जाए तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने के कारण कार्बन क्या होता है? वो कार्बन चेंज होने लगता है धीरे धीरे हीरा में। यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ही उसमें क्या होता है? परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए और प्रेशर भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो अत्यधिक उच्च दाब और निम्न तापमान, दाब तो उच्च है दोस्तों लेकिन तापमान क्या हो गया? निम्न हो गया। निम्न दाब में बिल्कुल नहीं, अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान। तो सी नंबर का यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर कार्बन के को संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है?
तो देखिए दोस्तों, अगर अम्ल और क्षार की बात करें तो वो उसमें भी हमारा क्या हो, करंट फ्लो हो जाता है, क्योंकि जो जो जितने भी यौगिक या कंपाउंड होते हैं दोस्तों, जितने भी यौगिक या कंपाउंड होते हैं और वो आयनों में टूटते हैं, क्या होते हैं, आयनों में टूटते हैं, तो वो हमारा क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। जो आयन में टूटेगा वो करंट को क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो अल्कोहल आयन में टूट जाता है, और अम्ल भी क्या होता है दोस्तों, आयन में टूट जाता है। अल्कोहल भी आयन में टूट जाता है, लेकिन दोस्तों ग्लूकोज जो होता है आयन में नहीं टूटता है। ग्लूकोज क्या होता है, आयन में नहीं टूटता है। यहाँ पे भी दोस्तों दो ऑप्शन ग्लूकोज दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, दो ऑप्शन ग्लूकोज दे दिया गया है। तो यहाँ पे अल्कोहल टूटता है, क्षार नहीं टूटता है। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन सही होना चाहिए, एक बी नंबर का ऑप्शन सही होना चाहिए और डी नंबर का भी ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो आयन में नहीं टूटता है। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखे दोस्तों बी लिया गया है, तो बी को ही सही मान के चलते हैं। लेकिन सही आंसर यहाँ पे हम डी को भी मान सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज हमारा आयन में नहीं टूटता है। मिथाइल आइसोसाइनेट के दुर्घटना रिसाव के कारण 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी का नाम क्या था? ये दोस्तों हर कोई जानता है दोस्तों। इस ये 1984 का जो ये दो त्रासदी था दोस्तों, बहुत दर्दनाक त्रासदी था। इसके ऊपर एक मूवी भी बना हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। बहुत सारा इसमें क्या हुआ था, जो गैस निकल गया था, उस गैस से बहुत आसपास के लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ था, और बहुत सारे जीव जंतु और आदमी भी मर गए थे। तो वो कंपनी का नाम क्या था दोस्तों, यूनियन कार्बाइड था। क्या था, यूनियन कार्बाइड था। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गैस की बात करें दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आपके सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धनावेशित आयनों को डैश कहा जाता है। तीसरा, धनावेशित आयनों को क्या कहा जाता है, धनायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धनायन कहा जाता है। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो ऋणायन, धनायन को क्या बोले, धनायन बोलेंगे। धनावेशित यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसे धनायन बोलेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसे ऋणायन बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है? मतलब दोस्तों जिसे अचार में हम नहीं डाल सकते हैं। तो नमक हम अचार में डालते हैं, और सोडियम बेंजोएट बेंजोएट की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा खाना को क्या करता है, सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का भी इस्तेमाल किया जाता है। खाना को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का भी इस्तेमाल किया जाता है, खाना को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये भी हम इस्तेमाल करते हैं। सोडियम मेटाबाइसल्फेट, तो इसका भी दोस्तों सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो डी यानी कि बी और सी और ए, यानी कि ए सी बी तीनों क्या है, सत्य है। काली मिर्च दोस्तों जिससे गोलकी हम कहते हैं, इसका इस्तेमाल हम परिरक्षक के रूप में नहीं करते हैं। यानी कि अचार में हम बनाते हैं दोस्तों, तो गोलकी उसमें हम नहीं डालते हैं। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है, तो धनावेशित आयन को धनायन बोलेंगे, और ऋणावेशित आयन को ऋणायन बोलेंगे। ज्वाला तीन भागों से बनी होती है, अंतरम भाग, मध्य भाग, बाहरी भाग। अंतरम भाग काला क्यों होता है? देखिए हमने क्या बताया था, जो अंतरम भाग होता है उसका हाइड्रोजन का यानी कि जो उसमें जो फ्यूल का होता है वो दहन नहीं होता है। फ्यूल का क्या होता है, दहन नहीं होता है, पूर्ण रूप से वो जलता नहीं है। हमने क्या बताया था, जो फ्यूल होता है उसमें कार्बन पाया जाता है, और वो कार्बन जो होता है दोस्तों पूर्ण रूप से क्या होता है, जलता नहीं है। जलता क्या है, नहीं है। और नहीं जलने के कारण यानी कि या तो कह सकते हो दोस्तों अधजला होता है। और जो अधजला होता है वो क्या होता है, काला होता है। क्या होता है, काला होता है। तो यहाँ पे अधजले कार्बन की कणों की उपस्थिति के कारण बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर ईंधन के पूर्ण दहन के कारण हमारा क्या होता है, पीला होता है कलर, और सबसे ज्यादा हीट जो होता है यही यही देता है। जो पीला कलर होता है वो क्या करता है, वो सॉरी पीला नहीं, नीला दोस्तों, सॉरी। जो ईंधन के पूर्ण दहन के कारण होता है वो नीला होता है कलर, उसका कलर क्या होता है, नीला होता है। और सबसे अधिक हीट या ऊर्जा की बात करें तो जो नीला कलर होता है वही फ्लेम में देता है। अर्धजलीय कार्बन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, ये हमने देख लिया, ये काला कलर होता है। क्या होता है, काला कलर होता है।
और ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण जो होता है वो क्या होता है, पीला कलर होता है। क्या होता है, पीला कलर होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ये कोई दोस्तों समझ सेंस में नहीं है। तो ये हमारा सबसे बाहरी होता है, ये हमारा क्या होता है, सबसे बाहरी होता है। ये हाँ सॉरी सॉरी, ये हमारा क्या दोस्तों, मध्य वाला भाग होता है। और ये जो हमारा होता है सबसे अंतरिम भाग होता है, अंतरम या तो अंतरिम जिसको हम कहते हैं, अंतरम, ये सबसे अंतरिम भाग होता है। तो जो हमारा क्या होता है, काला कलर का होता है। कार्बन पूर्ण रूप से नहीं जलता है, आधा जलता है, अर्धजलीय कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो देखिए दोस्तों, जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये इथेनॉल में भी घुल जाता है, जल में भी घुल जाता है, और एसीटोन में घुल जाता है। ये तीनों में क्या होता है, घुल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, नहीं घुलता है। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये घुल जाता है। इसमें सफेद धूमिल रंग और तीक्ष्ण जैसी जैसी गंध होती है। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, तीक्ष्ण जैसी गंध नहीं होती है, ना तो इसका सफेद धूमिल रंग होता है। यह एक रैखिक संयोजी, विद्युत संयोजी है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसमें करंट हमारा फ्लो नहीं करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है, बिल्कुल सही दोस्तों, जिसे ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है, या शुष्क बर्फ के रूप में। तो कार्ब सी डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। थाल भारी पानी सनिंतर थाल हेवी वाटर प्लांट में क्या शुरू किया गया था? यानी कि दोस्तों, जो हेवी वाटर का इस्तेमाल या भारी जल का इस्तेमाल, जिसे D2O कहते हैं, इसका इस्तेमाल कब किया गया था? यानी कि ये थाल क्या है दोस्तों, ये थाल एक प्लांट का नाम है। तो इस प्लांट में जो किया गया था वो सबसे पहले, यानी कि ईस्वी पूछा गया कि कौन सा वर्ष में किया गया था, तो वो 1987 में किया गया था, 1987 में किया गया था। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों, ये हमारा कहाँ किया गया था, जैसे कि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का जो रायगढ़ में है, महाराष्ट्र के रायगढ़ में जिस जो अमोनियम हाइड्रोजन विनिमय प्रक्रिया का आधारित है। तो सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो उसको क्या किया जाता है दोस्तों, तो उसको देखिए दोस्तों, अगर अस्पतालों से जितने भी जैविक कचरे निकलते हैं, उसका निपटान करने का एकमात्र उपाय दोस्तों, उसे जला देना चाहिए। और कि उसको क्या किया जाता है, जो जैविक कचरे दोस्तों, उसे क्या किया जाता है, जला दिया जाना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए, यानी कि उसको दहन किया जाता है। क्या किया जाता है, दहन किया जाता है या जला दिया जाता है। दहन किया जाता है या जला दिया जाता है, जिसे भस्मीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भस्मीकरण भी कहते हैं। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जलाना भी आंसर हो सकता था, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, भस्मीकरण होगा, क्योंकि ये दहन से संबंधित है। दहन से तो ये भी संबंधित है, लेकिन यहाँ पे जो सटीक आंसर होगा सी नंबर का होगा। उस गैस का नाम बताइए जो वीक टाइप लाइटर में भरी जाती है। देखते वीक टाइप लाइटर का मतलब क्या होगा दोस्तों, जो सिगरेट जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कौन सा डाला जाता है, पेट्रोल का जो फॉर्म होता है उसे डाला जाता है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्यूटेन को डाला जाता है लाइटर में। उर्वरकों के उर्वरकों के थैले में सॉरी उर्वरकों के थैले पर मुद्रित अक्षर एनपीके क्या दर्शाते हैं? एनपीके का दोस्तों यहाँ पे ये फुल फॉर्म को डिनोट करता है। क्या दर्शाता है, एन से क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन। और पी से क्या हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पी से क्या हो गया, फॉस्फोरस। और के से क्या हो गया, पोटेशियम। के से क्या हो गया, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन, पोटेशियम नहीं दोस्तों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, फास्फोरस, पोटेशियम। यानी कि बी नंबर का यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पी से फास्फोरस दर्शा रहा है दोस्तों, पोटेशियम तो के से दर्शाया जाता है। एन से हमारा क्या था, नाइट्रोजन का सिंबल है। ये पी हमारा क्या है, फास्फोरस का सिंबल है, और के हमारा क्या है, पोटेशियम का सिंबल है। तो ये सिंबल के रूप से दर्शाया जाता है, ना कि फास्फोरस के। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। कानूनी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर जब हम बहुत सारी किताबों को देखते हैं दोस्तों,
जो पुरानी किताबें होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। क्या होता है? ब्राउन कलर के देखे जाते हैं, तो भूरा रंग हो जाता है। क्या होता है? भूरा रंग हो जाता है। तो उस भूरा रंग क्या होता है, यानी कि कलर में उसका बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है? फॉक्सिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉक्सिंग कहलाता है, या तो फॉक्सिंग प्रक्रिया कहलाता है। इसमें फॉक्सिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉक्सिंग कहलाता है। होता क्या है दोस्तों, देखिए, जैसे कि जो पन्ने पेज हमारा जो बनता है, या बुक की जो पेज बनता है, या पन्ने बनता है, वो हमारा क्या बनता है? पेड़ पौधे से बनता है। क्या होता है? पेड़ पौधे से बनता है। और पेड़ पौधों में हमारा क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। यानी कि पेड़ पौधों की कोशिकाओं जो बनी होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। ये दोस्तों बायोलॉजी में हम देखेंगे। सेलुलोज से बनी होती है। और उसमें दोस्तों लिग्निन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिग्निन पाया जाता है। और ये लिग्निन जब ऑक्सीडाइज होता है, ये क्या होता है? ऑक्सीडाइज या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो इसका कलर क्या होता है? ब्राउन में चेंज होना शुरू हो जाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? फॉक्सिंग कहलाता है। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आई वॉश का घटक है? तो देखिए दोस्तों, आई वॉश की बात करें, जिसको हम आंख में इस्तेमाल धोने के, यानी कि आई वॉश का मतलब क्या दोस्तों? आंख में हम जिसे हम डाल सकते हैं, आंख में जिसे हम डाल सकते हैं धोने के लिए। तो देखिए दोस्तों, एसिटिक एसिड, यानी कि दोस्तों एसिटिक एसिड हमारा क्या होता है? CH3COOH। एसिटिक एसिड हमारा क्या है दोस्तों? जो नींबू में पाया जाता है। तो क्या नींबू के रस को हम आंख में डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये एसिडिक होता है। और इसका पीएच वैल्यू 2.2 के आसपास होता है, यानी ज्यादा एसिडिक कह सकते हैं इसको। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो ये हार्डेस्ट एसिडिटी के अंतर्गत तो आता है, एसिड में आता है। तो H2SO4 को भी हम आंख में नहीं डाल सकते हैं, इसको भी आंख में नहीं डाल सकते हैं, इसको भी आंख में नहीं डाल सकते हैं। HCl को क्या हम दोस्तों डाल सकते हैं? HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो हार्ड हो गया। तो इसे हम बाय ऑप्शन भी देख के मार सकते हैं, बोरिक एसिड को डाल सकते हैं। बोरिक एसिड को हम आंख में डाल सकते हैं। तो बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूरोप पहली बार डैश शताब्दी के दौरान निर्मित हुई थी। देखिए दोस्तों, तो ये हमारा कब हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ था। और इसको करने वाले कौन? तो जो जॉन बेनेट नाम के साइंटिस्ट थे दोस्तों, जॉन बेनेट, जॉन बेनेट लॉज ने क्या किया था? इसकी निर्मित किया था। तो ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। विसरण का एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डैश, जिसके द्वारा डैश जीव सांस ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, जीव सांस बिल्कुल विसरण, विसरण मतलब क्या दोस्तों? विसरण में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक लिक्विड मिलते हैं, मिक्स हो जाते हैं। दो या दो से अधिक क्या होता है? लिक्विड मिक्स हो जाते हैं। क्या होते हैं? लिक्विड मिक्स हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम विसरण कहते हैं, या तो डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं, या तो विसरण कहते हैं। तो उसमें क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीजन पूरी तरह डब्ल्यूबीसी में जा सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऑक्सीजन डब्ल्यूबीसी में बिल्कुल नहीं जा सकता है। ऑक्सीजन पूरी पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑक्सीजन हमारा प्लाज्मा झिल्ली में मिक्स हो सकता है। तो ये सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीव प्रजनन करते हैं, ये संबंध नहीं है दोस्तों। तो सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातीय पेयों में विलय किया जाता है? तो जिससे ड्रिंक वाटर दोस्तों, जिसे हम कोल्ड ड्रिंक के नाम से भी जानते हैं, यानी कि थम्स अप या स्प्राइट में जो इस्तेमाल किया जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की बात करें दोस्तों, तो आलू के चिप्स वगैरह पैकेट में नाइट्रोजन डाला जाता है ताकि उसे ऑक्सीडाइज होने से बचा सके। तो सी नंबर यहाँ पे ऑक्सीडाइज, यानी कि चिप्स पैकेट में डाला जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर या ड्रिंकिंग, जिसे कोल्ड ड्रिंक के नाम से जानते हैं, उसमें डाला जाता है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट का खनिज नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, अगर सेंधा नमक की बात करें तो उसका जो रासायनिक, सेंधा नमक का सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो देखिए, सेंधा नमक का जो खनिज नाम क्या है, उसका नाम क्या है? हेलाइट है। क्या है? हेलाइट है। तो यहाँ पर डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक तत्व का एक नाम और डैश होता या होती है। प्रत्येक तत्व का एक नाम और डैश होता या होती है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक तत्व, हर तत्व का क्या है दोस्तों? नाम क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का नाम क्या है? Na से डिनोट करते हैं। पोटेशियम का क्या है? K से डिनोट करते हैं। लिथियम को किस से डिनोट करते हैं? Li से डिनोट करते हैं।
हाइड्रोजन को किससे कहते हैं, एच से डिनोट करते हैं। तो हर किसी का क्या है, अलग अलग नाम है, क्या है, अलग अलग नाम है। तो एक अद्वितीय आकृति, आकृति से कोई संबंधित नहीं है दोस्तों। एक अद्वितीय अद्वितीय रंग है, रंग से भी संबंधित नहीं है। एक अद्वितीय भौतिक प्रतीक है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक है, बिल्कुल दोस्तों। ये हमारा क्या है, एक रासायनिक प्रतीक है, केमिकल सिंबल है, जिसके थ्रू से हम सभी तत्वों को पहचानते हैं। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चीनी के अल्कोहल में रूपांतरित की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चीनी दोस्तों अल्कोहल में क्या, इसको हम इंग्लिश में बोलें तो फर्मेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। क्वांटम नंबर होते हैं, क्वांटम नंबर होते हैं। तो क्वांटम नंबर दोस्तों वो क्या है, एक संख्यात्मक मूल होता है। तो डी नंबर का यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। क्वांटम नंबर क्या होता है, देखिए क्वांटम नंबर की बात करें तो जब किसी का ऊर्जा का अगर जांच करना हो, किसी ऊर्जा का क्या हो, जांच करना हो, तो वो हमारा क्या होता है, क्वांटम नंबर में जांच किया जाता है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल हुआ होगा। और आज हमारा दोस्तों यहाँ पे केमिस्ट्री क्या होता है, खत्म। केमिस्ट्री क्या होता है दोस्तों, खत्म होता है। तो अगली क्लास से अब हम दोस्तों क्या करेंगे, बायोलॉजी, बायोलॉजी को शुरू करेंगे और डिटेल से हम दोस्तों बायोलॉजी का क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ कंसेप्ट को भी देखते चलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब बायोलॉजी की क्लास में।